स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग देखेंगे मिडवाइफरी में जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें जितनी भी डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एबनॉर्मलिटी जितनी भी प्रेगनेंसी की हैं, ऑलिगो हाइड्रोमिनाज हो गया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हो गया। तो इसी तरीके से सारे टॉपिक्स को एक एक करके एक एक दिन में देखेंगे और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। आप लोग प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो वहाँ आपको मिल जाएगी। और इसका जो PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं इसका PDF सेंड कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पहली बात करते हैं कि होता क्या है। तो गर्भावस्था मतलब जब कोई भी वुमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। 1 सेकेंड। देखिए, जब कोई भी फीमेल जो होती है जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उन्हीं चेंजेस की वजह से कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी ज़रूर आ जाती है। तो जो प्रेगनेंसी होती है ना, ये बहुत ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक फ़ीमेल को बहुत ही संभल के चलना होता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस और बहुत सारी बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बॉडी में हमारे चेंजेस होता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गर्भावस्था प्रत्येक महिला के जीवन काल में तो देखिए क्या होता है कि गर्भावस्था जो होती है ना, वो प्रत्येक महिला के जीवन काल में घटित होने वाली सामान्य प्रक्रिया है, परंतु कुछ कारकों की उपस्थिति गर्भावस्था को उच्च जोखिम युक्त बना देता है। तो ये जो होती है वो प्रत्येक महिला के जीवन काल में घटनाएं ये घटित होती है जो कि वो प्रेग्नेंट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि जिससे क्या होता है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आ जाती हैं। किसी महिला में गर्भावस्था की उच्च जोखिम युक्त माना जा सकता है यदि कब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उसकी बात करते हैं, जब महिला की उम्र 17 वर्ष से कम हो या 35 वर्ष से अधिक हो। देखिए, जब फीमेल जो होती है तभी कहा जाता है कि लड़कियों की जो शादी होती है वो कम एज में नहीं करवानी चाहिए। जब कम एज में शादी होती है तो अगर कोई भी फीमेल होती है वो 17 वर्ष से कम उम्र रहता है उसका और वो माँ बन जाती है, तो उसके जो बॉडी होते हैं उस तरीके से डेवलप नहीं हुए रहते हैं। अभी वो खुद ही उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी मैच्योर नहीं हुए रहते हैं। उसी में जब वो बेबी को कंसीव करती है तो मैच्योरिटी ना होने की वजह से ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है कि महिला की लंबाई जो होती है वो जब 140 सेंटीमीटर से कम हो। देखिए, जब जो फीमेल होती है उसकी जब हाइट कम होती है 140 सेंटीमीटर मतलब बहुत कम माना जाता है, तो उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से जो यूट्रस होता है उसका भी आकार छोटा होता है। तो उस यूट्रस में क्या होता है कि बच्चा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आ जाता है। एबॉर्शन की कंडीशन बन जाती है, बच्चा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। बहुगर्भावस्था मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे जुड़वा या एकाधिक बच्चों से गर्भवती। देखिए, जब क्या होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है एक साथ 2 से ज़्यादा बच्चे होना। 3 बच्चे 4 बच्चे, जब एक से ज़्यादा बच्चे यूट्रस में हैं तो क्या होगा कि जहाँ एक बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता, बट जब वही न्यूट्रिशन जितना माँ ले रही है वो 4 लोगों में जा रहा है, तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, अवसाद या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या। जब जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, डिप्रेशन की स्थिति रहती है, तब महिला पहले से ही क्या रहती है कि पहले से ही वो नॉर्मल नहीं रहती है, उसकी एबनॉर्मलिटी रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो इस वजह से बच्चे पे भी वो कारक प्रभाव डालते हैं। संकीर्ण श्रेणी वाली महिलाएं, जैसे कि जो फीमेल का पेल्विस होता है उसमें भी गायनेकॉइड जो पेल्विस होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। गायनेकॉइड पेल्विस जिसकी होती है वो उसमें जो बच्चा रहता है अच्छे तरीके से सर्वाइव कर ले जाता है। लेकिन अगर वहीं पॉलीपेप्टाइड या फिर एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, ये सब जो पेल्विस के टाइप्स होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सब अगर ये तीनों पेल्विस हैं, संकीर्ण पेल्विस है, तो बच्चे के आने में भी क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है और बच्चा वहाँ अच्छे तरीके से संकीर्ण रहने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता है। कुपोषित तथा आर्यज असंगत, जैसे कि अगर कोई भी महिला जो होती है वो कुपोषित होती है, जो कुपोषित होगी तो उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे और बच्चे को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिस वजह से बच्चा डेवलप नहीं कर सकता है। आर्यज असंगत का मतलब है कि जैसे कि अगर महिला पॉजिटिव है और उसका जो हस्बैंड है वो निगेटिव है, तो क्या होगा कि जब वो दोनों लोग आपस में रिलेशनशिप में आएंगे तो बच्चा, जैसे कि अगर बच्चा जो है वो भी निगेटिव हो गया और महिला पॉजिटिव है, या फिर महिला जो है वो निगेटिव है, उसका जो आर्यज निगेटिव है, मतलब
ब्लड ग्रुप की बात मैं कर रही हूँ, ब्लड ग्रुप जो है महिला का निगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो उस वजह से जो RH असंगतता आ जाती है। अगर महिला निगेटिव है, बच्चा भी निगेटिव है, तब सही है। अगर महिला निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो असंगतता की स्थिति आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी है, जो फीमेल की बॉडी है, वो क्या समझता है, जो उसकी एंटीबॉडी है वो सोचता है कि ये अदर प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी का प्रोडक्ट नहीं है, तो उस वजह से एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसकी वजह से बेबी को ही मारने की स्थिति आ जाती है। मतलब जो एंटीबॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी एंटीजन रहता है, वो सोचता है कि हमारी ये बॉडी का प्रोडक्ट नहीं है, इसको बाहर निकाल के फेंकना है, क्योंकि ये अदर चीज़ें हैं। तो इस वजह से एबॉर्शन की कंडीशन, बच्चा स्वतः ही मर जाता है, तो एबॉर्शन की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है कि महिला में गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी का होना। जब महिला बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करती है, तो इस वजह से उसकी अनीमिया की कंडीशन आ जाती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता उसके अंदर और डिहाइड्रेशन आ जाता है, जिस वजह से बच्चा क्या करता है, बच्चे में जितनी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है कि महिला में गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया आदि की उपस्थिति होना। जैसे कि प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि एडिमा की स्थिति आ जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन की मात्रा अधिक आने लगती है, तो यही होता है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया वो होता है जो कि एक्लेम्सिया, जैसे कि जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे जब होता है तो वो एक्लेम्सिया होता है, जब लेकिन बेबी की डिलीवरी के पहले, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब होता है ये सब चीज़ें, तो उसको हम प्री एक्लेम्सिया के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो वो भी उच्च हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत रखी जाती हैं। परामर्श एवं सलाह क्या दिया जाता है, काउंसलिंग एंड गाइडलाइन। अत्यधिक जोखिम युक्त गर्भावस्था के मामले में स्वयं महिला, उसके पति तथा अन्य परिजनों को उचित परामर्श और सलाह देना अति आवश्यक होता है और ऐसी स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही जो होती है वो करने की सलाह तथा उन्हें किसी कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह लेने तथा उस पर अमल करने के लिए जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। महिला को संतुलित आहार लेने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा से बचने, टीडी के 2 टीके लगवाने, गर्भावस्था के प्रथम एवं तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान संभोग से बचने, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। देखिए, जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो महिला होती है और उसकी, देखिए, महिला को आप अगर सलाह देते हैं तो उसे सलाह देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसके परिवार वालों को सलाह नहीं देंगे, जब तक उसे नहीं, परिवार और उसके हस्बैंड को नहीं समझाएंगे कि ये चीज़ें हैं, आपकी मतलब जो बहू है उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसके लिए ये चीज़ें बचानी है, ये सब चीज़ें करनी है, तभी जब तक परिवार वालों को नहीं समझाएंगे तब तक वो सलाह देने का कोई मतलब नहीं होगा। उस दौरान क्या करना चाहिए कि एक जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उनसे डिलीवरी करवानी चाहिए, ना कि ऐसे भी किसी से करवा दें, क्योंकि वैसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें अगर आप किसी ऐसे जो विशेषज्ञ नहीं हैं उससे करवाएंगे, जो स्पेशलिस्ट नहीं है उससे करवाएंगे, तो और भी स्थिति, कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से जो अच्छे तरीके से, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कुशल है, उन्हीं से आपको जो है डिलीवरी करवानी है। और क्या करना है कि महिला को संतुलित आहार देना है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो इसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से अगर मिलेगा तभी बच्चा सर्वाइव कर सकता है और माँ की भी जान बच सकती है अच्छे तरीके से। टीटी के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी लगवाने हैं और आयरन फॉलिक एसिड ये तो दिया ही दिया जाता है, तो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें और अच्छे तरीके से देना चाहिए। और जो होता है, स्वच्छता पर्याप्त तरीके से बरतनी चाहिए, आसपास से किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से स्वच्छता बरकरार रखनी चाहिए। फिर क्या है कि जोखिम युक्त महिला को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी असामान्य लक्षण के दिखाई देने पर उसे तुरंत नज़दीक के अस्पताल में ले जाना चाहिए। अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, ऐसी महिला में कब क्या कंडीशन हो जाए ये आपको नहीं पता है। तो अगर आप अकेले छोड़ेंगे तो वो किसी से भी कह नहीं सकती, पता चले क्या हो क्या ना हो। तो इस वजह से आपको कभी भी अकेला उसे नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी कंडीशन ऐसे दिखे, एबनॉर्मल कंडीशन, तो तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाना है। किसी भी ऐसे खुद से ही ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन ऑलरेडी है। तो इनकी डिलीवरी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अस्पताल में ही करवानी चाहिए तथा यहाँ अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ तथा एनेस्थेटिस्ट अनिवार्य रूप से मौजूद होने चाहिए। मतलब ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बस डिलीवरी होती हो, बाकी और कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे ना हो, बल्कि आपको अच्छे तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे हो गया, यहाँ सब जाना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों।
एनम की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ एनम। अगर कोई भी फीमेल है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत है तो उसमें एनम की क्या भूमिका होती है। गर्भवती महिला को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सहारा प्रदान करना चाहिए। जो भी फीमेल है जब आप होम विजिट करने जाएँ तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि उसमें जब फीमेल को पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये कंडीशन है, मैं एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत हूँ, तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है अपने बच्चे के प्रति, अपने प्रति। तो इस वजह से उसकी क्या करना चाहिए कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए कि आपको कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी डिलीवरी होगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से अगर आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगी तो उसमें जो मनोस्थिति है उसकी ठीक रहेगी, नहीं तो महिला डिप्रेशन में चली जाती है। और क्या करना चाहिए कि बताना चाहिए कि फ़ीमेल को पौष्टिक आहार दें तथा हल्का और आसानी से पचने वाला आहार देना चाहिए। उसी महिला का पंजीकरण उसके साथ नियमित अंतराल पर प्रसव पूर्व भेंट करनी चाहिए। भेंट का मतलब ये होता है कि होम विजिट आपको करना चाहिए समय समय पर। जब आपको लगे कि हाँ इतने दिन हो गए हैं अब होम विजिट कर लेना चाहिए, तो 2-3 हफ्ते पे होम विजिट करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी उसमें दिखे तो आप उसे समय रहते पता कर सकें और हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर सकें, जिसकी वजह से उसका समय रहते इलाज हो जाए। उसके सामान्य लक्षणों को तुरंत पहचान कर उसे उपयुक्त उपचार एवं सलाह देनी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार महिला को नज़दीक अस्पताल के लिए रेफर करना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिखे कि हाँ इसमें कुछ फीमेल में एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में रेफ़र करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनम का। तो एनम की जो भूमिका होती है वो हमेशा पूछा जाता है, तो इस वजह से आप कुछ भी टॉपिक्स पढ़ें तो उसमें एनम की भूमिका को ज़रूर आपको नोट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना जो एग्ज़ाम में आते हैं तो एनम की भूमिका को ज़रूर पूछता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि गर्भावस्था की असामान्यताएं, कौन कौन सी असामान्यताएं होती हैं गर्भावस्था में। तो सबसे पहले हमारा है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडम का मतलब पहले समझ लीजिए, ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के ऊपर, बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, बट आप लोगों का ये मन था कि मैं फिर से एक बार बता दूँ आप लोगों को एक सीक्वेंस में, मतलब कोई भी टॉपिक छूटे ना, तो इस वजह से मैं एक सीक्वेंस में आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे ऐसे करके जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ वाली कंडीशन है वो सब कवर हो जाएगा। तो बस आप लोगों को हर रोज़ देखना है वीडियो, ठीक है। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम क्या होता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडम का मतलब होता है कि जब कोई महिला होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसमें बहुत ज़्यादा वो वोमिटिंग करती है प्रेगनेंसी के दौरान, एक दिन में बहुत ज़्यादा बार 20 से 30 बार या फिर उससे ज़्यादा बार जब वोमिटिंग करती है तो उसको ही हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के अंतर्गत रखते हैं। देखिए मॉर्निंग सिकनेस भी होता है और हाइपरेमेसिस ग्रेविडम भी होता है। मॉर्निंग सिकनेस वो होता है जब महिला सुबह के टाइम जब उठती है तो उसे वोमिटिंग होती है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन होता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी ना ख़त्म हो और जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उसमें इतनी ज़्यादा वोमिटिंग नहीं होती, एक दिन में 4-5 बार होती है बस, लेकिन हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में 20 से 30 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी वोमिटिंग होती रहती है, तो उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडम के नाम से जानते हैं। तो नोज़िया वोमिटिंग के लिए चिकित्सीय शब्द है। गर्भावस्था में होने वाली लगातार रहने वाली मतली उल्टी महिला के निर्जलीकरण का कारण बनता है, जिससे महिला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा उसके द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। देखिए जब कोई भी फीमेल होगी उसको बार बार वोमिटिंग होगी, बार बार वो नोज़िया वोमिटिंग होगी, तो वो क्या होगा कि वो जो दैनिक गतिविधि है अपनी नहीं कर पाएगी और जितनी भी वो खाने वाली चीज़ें हो गई, पीने वाली चीज़ें हो गई, वो सब जब वो खाएगी पिएगी तो वो तुरंत ही वोमिटिंग के जरिए वो निकाल देगी बाहर। तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और एनीमिया की शिकार हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से होता है कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। इसके कुछ कारण भी हैं, कारण भी देख लीजिए कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। हार्मोनल कारण होते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उसका स्राव बढ़ जाने के कारण ज़्यादा नोज़िया या वोमिटिंग होता है। तो HCG का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, जिसकी वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। न्यूरोजेनिक कारण क्या होता है। सेकेंड है कि न्यूरोजेनिक कारण महिला की साइकोलॉजी भी इस लक्षणों को की तीव्रता को बढ़ा देती है। तो इन थ्योरी के पक्ष में प्रमाण यह है कि जब महिला को अकेला छोड़ दिया जाता है अथवा उसके पास कोई व्यक्ति नहीं होता है तब महिला की स्थिति में अच्छा सुधार देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें न्यूरोजेनिक की साइकोलॉजिकल कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। अमाशय की गति, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये भी एक कारण है। तो अमाशय की गति का कम हो जाना भी महिला में नोज़िया या वोमिटिंग उत्पन्न कर सकता है। तो जब अमाशय की जो गति होती है, जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नोज़िया एवं वोमिटिंग होती है। महिला में थायमीन
मतलब होता है B1 विटामिन B1। तो महिलाओं में थायमीन तथा पायरिडॉक्सिन जिसको विटामिन B6 कहते हैं की कमी इस समरूप को उत्पन्न कर देता है। देखिए जब B1 और B6 की कमी हो जाती है तब भी ये कंडीशन देखा जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन भरपूर मात्रा में देना चाहिए, आयरन भरपूर मात्रा में देना चाहिए, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में देना चाहिए। तो ऐसी सब्जियां खिलानी चाहिए जिसमें कि आयरन हो, इसी वजह से कहा जाता है। जोखिम वाले कारक, तो रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है। प्रीमी ग्रेविडा इसका रिस्क फैक्टर है प्राइमी ग्रेविडा। और मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर है तो भी इसका रिस्क फैक्टर है। हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल, हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल का मतलब होता है कि जब बेबी का डेवलप ना होकर क्या होता है कि एक मांस का डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, तो उसको ही हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरीके से होता है और इसमें मांस का डेवलपमेंट होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़, अगर किसी भी फैमिली में ये पहले बीमारी हुई है, किसी भी जैसे कि महिला को जो महिला है उसकी मम्मी को या फिर उसकी नानी को या फिर उसकी दादी को ये सब चीज़ें हुई हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की वो शिकार हुई हैं, तो ये देखा जाता है कि आने वाली पीढ़ी में भी ये कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट क्या है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। जैसे कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अगर आपने कोई भी प्लानिंग के थ्रू प्लान नहीं किया है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो बेबी कंसीव हो, तो उसमें भी ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की कंडीशन देखी जाती है। तभी कहा जाता है कि कोई भी अगर बेबी आप कोई भी बेबी अगर आप चाहते हैं तो पहले प्लान करके बेबी करना चाहिए। जब माँ के गर्भ की फ़ीमेल फीटस हो, देखिए जब माँ के गर्भ में फ़ीमेल फीटस होती है मतलब फ़ीमेल बच्चा होता है, तो उसमें देखा जाता है हाइपरेमेसिस कंडीशन ज़्यादा होते हैं। अगर माँ के गर्भ में मेल होता है तो उतना नहीं हाइपरेमेसिस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर फीमेल होती है तो हाइपरेमेसिस जैसी बात है होगा ही। ये ज़्यादातर देखा गया है। ऐसी महिला जिनमें पूर्व की गर्भावस्था के दौरान क्या हो कि ये सब चीज़ें हुई हो, पूर्व में जो गर्भावस्था वो कंसीव की है, तो उसमें भी अगर हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई है, नोज़िया हुआ है, तो फिर दूसरे वाले में भी ये देखा जाता है। नैदानिक लक्षण क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, महिला को अत्यधिक उल्टी आता है और जी मिचलाता है, भूख कम हो जाती है, मूत्र त्याग की मात्रा कम हो जाती है। देखिए जब वो पानी जो पी रही है वो जब वोमिटिंग के थ्रू ही बाहर आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। भूख कम लगेगा कैसे कि जब वो हमेशा उसका मन, अभी आप कहीं सफ़र करें और आप खुद देखते हैं बहुत सारी ऐसी लोग होते हैं जिनको सफ़र में वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो अगर जब आप सफ़र करते हैं और आपको वोमिटिंग होती है तो उस दौरान आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। जब आप सफ़र से उतर जाते हैं और या फिर आपको पता रहता है कि हाँ मुझे इतना ट्रैवल करना है, तो भी आपको पहले से ही सोच के लगता है कि अभी मुझे वोमिटिंग होगी, तो इस वजह से आप खाने की इच्छा आपकी नहीं रह जाती। तो वही कंडीशन सेम जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी होता है। जब उनका हमेशा दिमाग लगा रहता है कि वोमिटिंग होगा, तो उनकी खाने की इच्छाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र में दर्द होना, देखिए जब आप वोमिटिंग करते हैं तो भी आप को फील होता होगा कि बाहर जब आंतें टूटती हैं तो क्या होता है कि एपिगैस्ट्रिक के एरिया में आपके दर्द होता है। तो उसी तरीके से फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी ऐसा होता है। ये सब चीज़ें आप खुद फील किए होंगे, तो आप जो इसका नैदानिक लक्षण है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। आप जब वोमिटिंग करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, किस तरीके से पेन होता है, ये सब चीज़ें आप सोच सोच के भी लिख सकते हैं। अत्यधिक उल्टी के कारण महिला में निर्जलीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि टकीकार्डिया क्या होता है कि जो पल्स रेट होता है वो बढ़ जाता है। पल्स रेट बढ़ जाने की वजह से, तो जो पल्स रेट होता है वो 100 से ज़्यादा हो जाता है। जब 100 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको टकीकार्डिया कहते हैं, और जब 60 से कम होता है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पल्स रेट बढ़ जाता है। जब पल्स रेट क्या होता है, पल्स रेट जो होता है ना, जो धमनी होती है, जो हमारी आर्टरी होती है और जो सीरा होता है, तो उसके बीच में जब ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सन होता है, तो वही जो दर होता है ना, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। धमनी और सीरा के बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन, जैसे कि जब आर्टरी में ब्लड आता है, जब हमारे बाएं नीले में जब हमारा ब्लड आता है, तो जो आर्टरी में और जो वेन होती है उसके बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन का जो चीज़ होता है ना, जो कंडीशन होती है, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। तो पल्स रेट जो होता है, ट्रकीकार्डिया मतलब क्या होता है कि बढ़ा हुआ पल्स रेट। और देखिए अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करें ना, तो एक नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसमें कितने पल्स रेट होते हैं, तो 70 से अगर 80 है तो एक नॉर्मल पल्स रेट माना जाता है। अगर कोई वृद्धावस्था की औरत है या फिर मतलब वृद्धावस्था में देखा जाता है, तो 60 से 70 के बीच नॉर्मल माना जाता है। उसी तरीके से अगर बेबी का जन्म नहीं हुआ है, जैसे कि बच्चा गर्भ में है, ठीक है,
मतलब हम कह सकते हैं जन्म से पहले। तो जन्म से पहले जो होता है वो 140 से 150 बीट पर मिनट जो होता है पल्स रेट नॉर्मल माना जाता है। इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। और जन्म के समय जब बच्ची का जन्म हो जाता है तो 130 से 140 जो बीट पर मिनट होता है वो जन्म के समय नॉर्मल माना जाता है। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में 80 से 86 बीट पर मिनट है अगर किसी का भी पल्स रेट, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। उसी तरीके से एडल्ट में 70 से 80 हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार कि कितना कितना पल्स रेट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। जब जन्म से पहले कोई बच्चा है तो उसका पल्स रेट जो होता है वो 140 से 150 के बीच होता है, वो नॉर्मल होता है। जन्म के बाद कितना होता है, जन्म के बाद जो होगा वो 130 से 140 के बीच होगा। कितना होगा, 130 से 140 के बीच में होगा। वहीं जब कोई बच्चा किशोरावस्था में है तो उसका पल्स रेट 80 से 86 होता है। और एडल्ट है तो 70 से 80 होता है। और अगर वृद्धावस्था में है तो वृद्धावस्था में 60 से 70 होता है। फिर से आप देखिए, वृद्धावस्था है कोई तो 60 से 70 हो गया, किशोरावस्था है तो 70 से 80 हो गया। किशोरावस्था नहीं, एडल्ट में क्या है, 70 से 80 हो गया। किशोरावस्था में कोई है तो किशोरावस्था में कितना होगा, 80 से 86 होगा। जन्म के बाद अगर कोई बच्चा है, छोटा है, तो उसका 130 से 140 के बीच में होगा। और जन्म से पहले कितना होगा, जन्म से पहले 140 से 150 के बीच में पल्स रेट नॉर्मल माना जाता है। इससे ज़्यादा या कम होगा तो एबनॉर्मल की कंडीशन मानी जाती है। तो इसको आपको याद कर लेना है या तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का कम होना। और हाइपरटेंशन कब होता है, हाइपरटेंशन मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। तो 120/80 से जब कम होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में माना जाता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है mm of Hg। तो जब उससे कम होता है तो हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। तो जब किसी भी महिला को हाइपरेमेसिस ग्रेविडम होता है तो वो हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाता है। सनकिन आइज़ क्या होता है, सनकिन आइज़ मतलब होता है कि अच्छे तरीके से आँखों का रोटेशन जो होता है ना वो एबनॉर्मल हो जाता है। ड्राई टंग का मतलब होता है कि जो जीभें होती हैं ना वो सूखी हुई होती हैं। जब वोमिटिंग होगा, बार बार पानी की कमी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो जैसी बात है कि जो उसके टंग होंगे वो सूख जाएंगे। शरीर का तापमान बढ़ जाना, फीवर। देखिए जब आप भी रहते हैं, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो शरीर का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन जो होता है वो कम होता है। मतलब देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बताया ना, जितना भी पानी आप पी रहे हैं जब वोमिटिंग के थ्रू वो बाहर आ जा रहा है तो जाहिर सी बात है यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। और यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा तो ओलिगोयूरिया की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हाइपरेमेसिस ग्रेविडम ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ की। तो इसी तरीके से जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ है ना, आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं या फिर मैं इसका PDF सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। जैसे कि अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे अगर और किसी बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया रहता है, तो आपको छाँटने में और उसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं जिससे पढ़ा रही हूँ आपको, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा छाँटने की, काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही अगर आप लिख देंगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लिख ले जाएंगे। जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ इसमें लिखा भले कम है, लेकिन मैं जो समझा रही हूँ आप इतनी चीज़ें लिख देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और अगर आप नोट्स बनाइए तो ऐसे शॉर्ट वे में ही बनाइए, क्योंकि शॉर्ट वे में अगर जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में भी आसानी होती है। तो इस वजह से आप शॉर्ट वे में ही नोट्स को बनाने की कोशिश किया करिए। ये नहीं कि अगर कोई बुक है तो उसमें खूब 10 पन्ने लिखे हैं तो आप भी 10 पन्ने लिखो, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको लिखने का। आप इससे अच्छा बुक से ही पढ़ लो। नोट्स का मतलब होता है कि शॉर्ट वे में बनाना जिससे आप जल्दी रिवीजन कर सको। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।